हेलो दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपना टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लगभग 50 क्वेश्चन अपन हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने परसेंट? 62%। कार्बन पाया जाता है कितने परसेंट? 20%। हाइड्रोजन पाया जाता है 10%। नाइट्रोजन पाया जाता है 3%। ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खट्टे स्वाद के लिए जिह्वा में किस भाग में होता है? खट्टे स्वाद के लिए कलिकाएं कौन से भाग में होती हैं? आगे पहले वाले भाग में, पीछे, या फिर पार्श्व, या फिर मध्य? तो खट्टे स्वाद के लिए पार्श्व भाग में क्या है, कलिकाएं पाई जाती हैं, और मीठे स्वाद के लिए अगले वाले भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, आहार में लवण का मुख्य स्रोत होता है। लवण मतलब नमक का मुख्य स्रोत होता है कौन सा? जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाने के लिए नमक जरूरी होता है, या फिर भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करने के लिए, ये समझ लीजिए, या फिर पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, या फिर भोजन के स्वाद के लिए। हमें लवण की आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना है। अगर हम लवण ना खाएं तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? बिल्कुल हाँ, चल सकता है। जल में भोजन में कणों की विलेयता को बढ़ाना इसका प्रमुख कारण नहीं है, हालांकि बढ़ाता है, लेकिन भोजन में पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को पैदा करना, ये इसका कार्य है या नहीं बताना है। पकाने के लिए को सरल बनाने के लिए, या फिर भोजन का स्वाद बनाने के लिए। तो पकाने के लिए अगर आप कोई भी सारे सामान बनाते हो तो हर बार तो नमक डालते नहीं हो, ठीक है, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो भोजन का स्वाद के लिए ही नमक की आवश्यकता होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। मतलब तेल जिसमें ज्यादा होता है वह कैंसर जनक होते हैं, क्योंकि उसमें प्रचुरता ज्यादा होती है। किसकी? आपके पास ऑप्शन है, वसा, कार्बन, पकाने के तेल की, या फिर निकोटीन की। कैंसर जनिक रोग होते हैं क्यों? इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वसा के कारण। सबसे ज्यादा वसा होने के कारण गहरे तले हुए तेल में या फिर खाद्य पदार्थ में कैंसर जनिक रोग होते हैं, क्योंकि उसमें वसा की प्रचुरता हो जाती है। वसा की प्रचुरता मतलब बहुतायत मात्रा में वसा मतलब तेल चला जाता है। खाद्य तेलों में उपस्थित जो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट, जो कि कैंसर के लिए कारक बनने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, जो कि अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तो नहीं पाया जाता, लेकिन 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। इसकी मात्रा शरीर में लगभग 14% होती है। प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कितने परसेंट होती है? 14%। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार होता है। जो प्रमुख कोशिकाएं बनती है उसका प्रमुख आधार होता है कौन? प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए, नाइट्रोजनी आहार है क्या? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या लवण? नाइट्रोजनी आहार किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोटीन से नाइट्रोजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो देह निर्माता मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रमुख कोशिकाओं का उत्पन्न करने का कार्य, छोटी मतलब ऊतकों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसका राइट आंसर प्रोटीन ही हो जाता है। प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है, जो कि अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनकर बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से। चलिए
अगला प्रश्न क्या है, ये लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, कौन सा एंजाइम मिलता है लाल चने, जिसे अपन कह सकते हैं क्या, अरहर। अरहर अपनी भाषा में अरहर अपन कहते हैं लाल चने को। लाल चने को तूर भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको तूर कहते हैं, कहीं अरहल कहते हैं, कहीं लाल चना कहते हैं। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अरहल में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम क्या होगा, डाइस्टेस। डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें, चने में या तूर में। डाइस्टेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? सूक्ष्म जीव, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं या फिर फफूंद होते हैं। आपको बताना है कि एंजाइम क्या होते हैं। यह एक प्रमुख रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका रासायनिक अभिक्रिया 10 गुना बढ़ा सकता है, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 गुना बढ़ा सकता है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं एंजाइम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 10 गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज अगर आपसे पूछ दिया जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर कुहने होगा, कुहने, जो कि जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम खोज किया था एंजाइम का। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम में जो प्रोटीन का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? आइसो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, या फिर ये सभी चीज कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम असक्रियता के आधार पर कहा जाता है। इसके एंजाइम के असक्रियता के आधार पर एपो एंजाइम कहा जाता है। इसे मो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? एपो एंजाइम को। कौन कौन से नाम से जाना जा सकता है? मो एंजाइम और जाइमोजम के नाम से भी जाना जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होती है क्योंकि इसमें होते हैं, क्या होते हैं, क्या होने के कारण यह प्रमुख रूप से प्रोटीन होती है? इसका उत्तर देना है आपको। ऑप्शन है, आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है मछली में, या फिर अनावश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है, सभी आवश्यक वशीय अम्ल पाए जाते हैं, या फिर कोई एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता। इसका राइट आंसर तो एमिनो अम्ल से ही जुड़ा होगा। तो आपको बताना है कि प्रथम रूप से प्रोटीन होने का कार्य क्या होता है। यह आवश्यक एमिनो अम्ल इसमें पाया जाता है। आवश्यक एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है कौन? मछली। और अमीनो अम्ल सबसे ज्यादा किसमें कार्य करता है? प्रोटीन में कार्य करता है। इसका उदाहरण होगा कौन कौन प्रोटीन का? प्रमुख उदाहरण मछली, मांस, अंडे, दूध इत्यादि इत्यादि होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए। डायस्टेज एंजाइम का प्रमुख स्रोत होता है, डायस्टेज एंजाइम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? लाल ग्रंथियां। कहां से निकलती हैं? आमाशय से, यकृत से, अग्नाशय से। डायस्टेज एंजाइम का प्रमुख स्रोत क्या होता है? मतलब डायस्टेज एंजाइम कहां से निकलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लार की ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम का नाम होता है डायस्टेज। यह स्टार्च को माल्टोज में जोड़ता है। क्या में तोड़ता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का कार्य करता है कौन? डायस्टेज एंजाइम। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? कौन सी एंजाइम पाए जाने के कारण HIV जो होता है अपना आकार बदल देता है? आपके पास ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस के कारण यह अपना आकार पूरा का पूरा पलट देता है। इसके नाम से ही जाना जा सकता है। ठीक है, अपना आकार बदल देता है या पलट देता है। पित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? पित्त कहां से निकलता है? आपके पास ऑप्शन है पित्ताशय से, खनिज से, पित्तवाहिनी से, शर्करा से। इसका प्रमुख स्रोत मतलब बनता कहां है, किस कारण से बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज के कारण पित्त बनता है। पित्त में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.8%। वसा मतलब तेल की मात्रा कितनी होती है? 3.8%। और लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.8%। इसे आप भूलना नहीं, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यूरिया किससे संश्लेषित होता है?
यूरिया संश्लेषित होता है किससे? यकृत से, फेफड़ों से, प्लीहा से, या गुर्दे से, या वृक्क से? बताना है यूरिया किससे संश्लेषित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया यकृत में संश्लेषण इसका किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है कौन सा? प्रोटीन के पाचन के लिए अनुकूलतम परिवेश, क्या वह अम्लीय होना चाहिए, या क्षारीय होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, या बेसिक होना चाहिए? मैं आपको बता दूं ये पीएच मान है। 0 से लेकर 14 तक पीएच मान की गिनती होती है। 7 इसका मध्य बिंदु होता है। 7 को अपन क्या कहा जा सकता है? उदासीन कहा जा सकता है। 7 से जो कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है, और अधिक जो होता है उसे क्षारीय कहा जाता है पीएच मान को। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब कुल मिलाकर क्षारीय होता है। आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन के पाचन के लिए अनुकूलतम परिवेश क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। इसका राइट आंसर अम्लीय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर में सबसे ज्यादा क्या होता है? आपको इसका ऑप्शन क्या है? शर्करा शक्कर होता है, या फिर वसा में घुलनशील विटामिन होता है, खनिज होता है, या प्रोटीन होता है? लीवर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लीवर में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम होता है वसा। वसा सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है। यह क्या होता है? लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है, क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का एक प्रकार से संग्रह होता है, संग्रहण किया जाता है किसमें? लीवर में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सब्जियां जल्दी खराब होती हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होता है, क्या होता है? क्या होने के कारण सब्जियां अधिक मात्रा में खराब होती हैं, मतलब जल्दी खराब होती हैं? मैं आपको एक नोट दे दूं। नोट है कि अगर आपको वीडियो स्पीड लगे तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लगे तो इसे स्पीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा अधिकतम खराब होती हैं क्यों? किसकी ज्यादा अधिकता होने के कारण? शर्करा की, शक्कर की, जल की, पानी की, विटामिनों की, या एंजाइमों की? सब्जियां खराब होती हैं क्यों? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपके पास इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा जल। सब्जियों में सबसे ज्यादा पानी होता है, इसके कारण जल्दी खराब होती हैं, नहीं तो यह खराब नहीं होती। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इसमें जल की अधिक मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में बदलता है और रक्त को शुद्ध कर देता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? आपके पास इसका उत्तर क्या होगा? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, या फिर तिल्ली, या इसे बताइए। तिल्ली को अस्थि मज्जा भी कहा जा सकता है। तो बताओ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन करता है? यकृत का कार्य है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य, क्योंकि यकृत आवश्यकता से अधिक, ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। आवश्यकता से अधिक जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकेंड। चलिए, जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ध्यान सुनिए, सुनते जाइएगा, तो ग्लूकोज एक शर्करा होता है, इसको ग्लाइकोजन में बदल देता है कौन? ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल देता है। सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल देता है कौन? यकृत, जब मात्रा अधिक होती है ग्लूकोज की शरीर में हमारे। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। यकृत ने ही यह कार्य किया है। फिर जब रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की कमी हो जाती है, तो फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है कौन? यकृत ही। उस प्रक्रिया का नाम अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। अगर आपको वीडियो धीमे लगे तो स्पीड कर लीजिएगा, स्पीड लगे तो धीरे कर लीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इस प्रक्रियाओं का क्या नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा, यह एक फ्रक्टोज प्रकार की शर्करा है, ग्लैक्टोज प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज प्रकार की शर्करा है, या सुक्रोज प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा, सुक्रोज एक
अकार्बनिक यौगिक होता है। कौन? सुक्रोज। यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसे सामान्य तौर पर टेबल शर्करा कहा जाता है। अकार्बनिक यौगिकों को सुक्रोज को, जो सुक्रोज होता है यह अकार्बनिक यौगिक होता है, इसे ही टेबल शर्करा का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? खाद्य प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? खाद्य जो प्रोटीन होता है सबसे समृद्ध होने वाले जो ज्ञात स्रोत हैं, अंडा या मांस, दूध और सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, एक प्रकार के शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी के सभी तो प्रोटीन के स्रोत हैं, मांस भी, अंडा भी, दूध भी, सब्जियां भी, सोयाबीन भी, मूंगफली भी, और जो कई प्रकार के शैवाल भी होते हैं, लेकिन समृद्ध सबसे ज्यादा माने जाने वाले स्रोत का नाम क्या है? सोयाबीन और मूंगफली प्रमुख स्रोत होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश और मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, कीरेटिन या एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन होता है? बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कीरेटिन। जो कीरेटिन होता है यह एक रेशेदार एंजाइम होता है, मतलब प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन में बाल, नाखूनों और जो गाय भैंसों में जो सींग होते हैं ना, सींग, उन उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? जल के लिए अभेद्य बनाने का कार्य कौन सा करता है? कौन सा द्रव्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा परत के लिए अभेद्य बनाता है? मतलब जो त्वचा की परत होती है तो द्रव्य इस पार से उस पार ना जाए और उस पार से इस पार ना आए। जो मानव की त्वचा होती है, काइलोजन नाम है उस द्रव्य का। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य? अच्छा हाँ, काइलोजन द्रव्य है, मेलानिन द्रव्य है, कीरेटिन द्रव्य है या काइटिन द्रव्य है? अच्छा, इसका मैं प्रश्न समझ रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कीरेटिन फाइबर्स होते हैं, यह प्रोटीन मतलब द्रव्य, ये एक प्रकार के द्रव्य हैं जो त्वचा की बाहरी परत को जल के लिए अभेद्य बना देते हैं। मतलब अगर ऐसा हो कि त्वचा के अंदर पानी चला जाए तो हमारा शरीर तो फूल के ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण त्वचा के अंदर का पानी बाहर नहीं आ पाता और बाहर का पानी अंदर नहीं जा पाता। उसका राइट आंसर क्या होगा? कीरेटिन फाइबर्स के द्वारा। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यकृत में सिरोसिस पैदा करने का कार्य कौन करती है? आपके पास ऑप्शन है कॉपर, लेड, शर्करा या जिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यकृत में ये आपको अगर पता हो, यकृत में संलयन और यकृत में विकार उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है और उसका संरक्षण कौन करता है, तब इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। तो जो कॉपर होता है, इसका राइट आंसर कॉपर है। जो कॉपर होता है, जो संलयन और यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है और उसके क्षय से रोक लगाने का कार्य कौन करता है? कॉपर करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस प्रक्रिया कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया को? जो ऊतकों का क्षय होता है उसमें रोक लगाने का कार्य जो करता है, उस प्रक्रिया को नेक्रोसिस कहा जा सकता है। ठीक है, कॉपर शरीर के अन्य भागों को तथा मस्तिष्क, वृक्क तथा आंखों पर भी जमने लगता है। इसे विल्सन रोग कहा जाता है, कॉपर के जमने को। नींबू में खटास किस चीज के कारण होती है? तो मैंने आपको जब विटामिन वाला पार्ट पढ़ाया था तो आपको अच्छे से याद होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा, नींबू की खटास किस चीज से होती है? एसिटिक अम्ल के कारण, स्कार्बिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण या सिट्रिक अम्ल के कारण। नींबू की खटास स्कार्बिक अम्ल के कारण होती है। नींबू जो सिट्रिक अम्ल की मात्रा को 5 से 6% रखता है, सिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर सिट्रिक अम्ल होगा। मैंने जल्दी में थोड़ा गलत कर दिया है। नींबू में खटास किस चीज के कारण होती है? सिट्रिक अम्ल के कारण। इसमें नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा 5 से 6% की होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो 2.0 से 3.0 होता है। मतलब यह अधिक से अधिक
एसिड वाला होता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें? नींबू में। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी ही पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लार, जिसे स्लाइवा भी कहा जाता है, लाभ नहीं है? लार का लाभ नहीं है, लार का लाभ नहीं, कौन सा लार का लाभ नहीं है? मतलब समझ नहीं आ रहा है ये प्रश्न कैसा है। चलिए फिर भी यह निगलने के मतलब कार्य नहीं है, ऐसे आप ये समझिए लार का कार्य नहीं है। यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी में वृद्धि करती है, यह मुख और दांतों को साफ करने का कार्य करती है, यह होठों तथा जिह्वा को गति के अनुकूल बनाकर बोलने के लिए मदद करती है। तो लार का प्रमुख कार्य क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? लार का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो यह दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल ठीक है। होठों और जीभ को अनुकूल प्रकार से गति करने का कार्य भी बिल्कुल करती है। यह भोजन को निगलने का कार्य में भी मदद करती है, लेकिन ये आरबीसी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। लार एक प्रकार की चलिए छोड़िए, अगला प्रश्न क्या है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार के बारे में ही यह प्रश्न है। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन, किसके कार्य में मदद करती है? तो बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करने का कार्य कौन करता है? लार। ठीक है। लार का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो 6.8 मतलब अम्लीय होगा। अम्लीय होगा, जो 7 से नीचे होगा वो अम्लीय कहलाएगा। 6.8 होता है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला कार्य होता है। इसमें लगभग 99% जल पाया जाता है, जो जल में घुलनशील पदार्थ होता है। इसमें आयरन की मात्रा भी होती है। कई प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। दांतों को साफ रखने का कार्य करता है। होठ और जिह्वा को क्या करता है? अनुकूल बनाने का कार्य करता है। भोजन को गीला करने का कार्य करता है। उसमें लुगदी बनाता है ताकि आसानी से यह निगला जा सके। कई प्रकार के कार्य होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको बता दें, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम होता है क्या? एमाइलेज, एमिलेज भी कहा जा सकता है। एमिलेज भी कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टार्च। अगला प्रश्न क्या है, मुख से निकली लार पाचन करती है, किस चीज का पाचन करती है? तो इसका भी राइट आंसर होगा मंड या स्टार्च का। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन का क्रॉस करती है? उस भाग का क्या नाम है जहां पाचन ग्रंथियां और जो श्वास लेने वाली ग्रंथियां, आप जब देखोगे मुंह को अच्छा तेज से खोल के किसी के भी मुंह को, तो यहाँ जब गले के पास आओगे तो 2 होल दिखेंगे आपको, 2 होल दिखेंगे, वह श्वास के लिए है। तो उस जगह का क्या नाम है? ग्रसनी, फीमर, ग्रास नली या श्वास नली। फीमर तो भैया एक हड्डी होती है। फीमर हड्डी होती है जो मानव के शरीर की सबसे लंबी, सबसे क्या होती है? सबसे लंबी, सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर होता है। तो इसका ये राइट आंसर तो नहीं होगा। क्रॉस करने का कार्य इस जगह का क्या नाम है अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ग्रसनी, ग्रास नली। जो कठोर तालु होता है, जो हमारा शरीर जिसमें जीभ चिपका होता है, उसे आप यह समझ लीजिए कि जिसमें मतलब जीभ चिपका होता है कठोर तालु में, और स्वास्थ्य मार्ग में बने हमारे जो नास द्वार होता है, जो मतलब नाक वाला जो द्वार होता है, उसे नास द्वार भी कहा जा सकता है। इसे यह ग्रसनी में खुलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रसनी में खुलता है। यह ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए सह मार्ग, मतलब एक ही मार्ग होता है जो ग्रसनी होता है भोजन और वायु के लिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए कि मान लीजिए सांस, जो भोजन होता है वह सांस वाले नली में अटक गया तो क्या होता है? इसीलिए छींक बहुत जोर से आ जाती है। तो इसका राइट आंसर ग्रसनी होगा। जब यह पाचन की क्रिया समझाएंगे तो बहुत आसानी से इसे समझाया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है किसका? स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का या माल्टोज का? अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है किस चीज का? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत होता है। यह सभी पादपों और बीजों, पादप के बीजों में पाया जाता है। एमाइलेज और अन्य पेप्सिन के रूप में भी उपस्थित होता है। क्या किसमें? अन्न में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला, मतलब दूध को जो जमा देता है दही में, उस एंजाइम का नाम आपको बताना है। तो दूध के लिए आवश्यक एंजाइम का नाम क्या होता है? रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन तो बहुत था, लेकिन रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीधे डायरेक्ट मेरे से राइट आंसर निकल गया, इसलिए मैं इसको बता दिया। ठीक है। दूध को दही में स्कंदित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन करता है। रेनिन यह जठर ग्रंथियों से निकलने वाला एक रस है। जठर ग्रंथियों से निकलने वाला एक रस है जो पाचक एंजाइम में पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है,
किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किस चीज की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जैंथोफिल के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण, राइब्यूलोस और कैरोटीन के कारण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग के दूध का रंग पीला होता है? ठीक है, अगर अब मनुष्य का रंग अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मनुष्य का रंग कौन से विटामिन के कारण, कौन से विटामिन या फिर किस कारण के कारण मनुष्य का रंग निर्धारित होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैलिनिन। मैलिनिन के कारण मनुष्य का रंग क्या होता है? बनता है। ठीक है, दूध का रंग पीला कौन करता है भैया? जो प्रश्न है उसमें आइए, कैरोटीन जो होता है जो दूध के रंग को पीला करता है। जैसे गाय का दूध पीला होता है, जो कैरोटीन होता है उसके स्थल होने के कारण, कैरोटीन का स्थल होने के कारण क्या होता है? रंग पीला होता है गाय का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसका अभाव होता है। किस चीज का अभाव होने के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है? बताइए। मैग्नीशियम और विटामिन डी का अभाव होता है। बताइए कौन सा अभाव होने के कारण संतुलित आहार नहीं माना जाता? क्या इसमें मैग्नीशियम और विटामिन डी का अभाव होता है इसके कारण से, या फिर आयरन और विटामिन सी का अभाव होने के कारण, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी होने के कारण, या आमाशय और विटामिन ई की कमी होने के कारण इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो आपको बता दें, आयरन और विटामिन सी की कमी होने के कम मात्रा में पाए जाने के कारण दूध को आजकल संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? दूध में होता है क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, टार्टेट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है, या फिर लैक्टिक एसिड होता है? बताइए क्या पाया जाता है दूध में? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? फीमर को, प्लीहा को, मस्तिष्क को, या हृदय को? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, जो प्लीहा है आमाशय और तनुपट्ट के बीच में स्थित होती है, यकृत के बाईं ओर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। सकरी और चपटी होती है। इसका प्रमुख रूप से मैंने इसको बता दिया कि किस तरह का होता है। यह यकृत की बाईं ओर होती है, आमाशय के तनुपट्ट के बीच में होती है। इसका लगभग 12 सेंटीमीटर इसकी यकृत से गहराई होती है। ठीक है, और किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। सकरी और चपटी पट्टी होती है। लसिका ग्रंथि होती है। किस प्रकार से बताया जाए? चलिए, जब पढ़ाया जाएगा प्लीहा की कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, इसका आपके पास ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, फीमर या गुर्दा। सबसे बड़े अंग का नाम बताना है आपको। यकृत होता है। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, जिसे कहते हैं अपन लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत होता है। यह 15 से 22 सेमी, इसका भार अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 1.1.5 किलोग्राम होता है। यकृत का, लीवर का कितना भार होता है? 1.5 किलोग्राम होता है। इसका प्रमुख कार्य अगर आपसे पूछ दिया जाए यकृत का, तो आप क्या बताएंगे? पित्त का फागण करना, मतलब पित्त को अवशोषण करना, अमीनो अम्लों का मतलब इसको एक प्रकार से पचाना, एमिनो अम्ल को यकृत में होता है इसका कार्य। कुल मिला के विषैले पदार्थों का को भी सोखना, यह भी यकृत का कार्य होता है। यकृत से विषैले पदार्थ मतलब जैसे यूरिया निकलता है ना, जो यूरिया पेशाब, वह यकृत से ही बना होता है। ठीक है, यकृत में ही स्थिर होता है। ठीक है, उसी के कारण अपन कर पाते हैं ये सब। जब खून छनता है तो यूरिया अलग हो जाता है। कुल मिलाकर आप ये समझ लिए, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य का क्या नाम होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम बोरेट क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचन एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता है? रावण नहीं, स्त्रावण स्त्रावण नहीं करता है। यकृत, लाल ग्रंथियां, छात्र की ग्रंथियां, या फिर अग्नाशय? कौन सी पाचक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करती है? तो आपको इसका उत्तर देना है। क्या इसका उत्तर होगा? यकृत जो होता है किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करती है। यह लगातार पित्त का स्त्रावण करना इसका प्रमुख कार्य होता है, पित्त का स्त्रावण करना। ठीक है, चलिए
कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, कौन सा होता है? प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा आहार ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? प्रोटीन के रूप में, खनिज के रूप में, विटामिन के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा जो वनस्पति भोजन के रूप में कार्य करता है वह सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आपके पास इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कौन हमारे शरीर में ऊर्जा देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? मानव के शरीर में ऊर्जा देने का कार्य सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, आप बताएंगे? चलिए, किसी एथलीट को जो तात्क्षणिक ऊर्जा मतलब तुरंत ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाना चाहिए, वसा, प्रोटीन या विटामिन? सब तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दे दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट ले लेने से कोई भी तात्क्षणिक ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, तुरंत ऊर्जा मिल सकती है। चलिए, अगर शक्कर, प्योर रूप से शक्कर दे दिया जाए तो तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर शक्कर खा लेने के बाद भूख तुरंत नहीं लगती है, मतलब उसको तुरंत उसका पेट भर जाता है, क्योंकि वह प्रमुख मतलब स्टार्च का प्रमुख अवयव होता है, ये समझ लीजिए। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कौन सा प्रोटीन होता है जो शर्करा युग्म होता है? केसीन सुक्रोज, केसीन लैक्टोज, फेरेटिन माल्टोज या एल्बुमिन ग्लूकोज? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसीन लैक्टोज। किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण, फ्रक्टोज के कारण, माल्टोज के कारण या फिर रिबोज के कारण? इसका राइट आंसर क्या होगा? फलों में मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? तो सबसे मीठी शर्करा मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट अगर शक्कर खा लिया जाए या फिर कोई फल खा लिया जाए तो फल में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? तो फ्रक्टोज जो है, जो कि फलों में पाया जाता है, डायरेक्ट शक्कर मतलब शुगर में पाया जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? यकृत के द्वारा किया जा सकता है किसका संश्लेषण? विटामिन ए की, विटामिन ई का, विटामिन डी का या विटामिन के का? किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो विटामिन के का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने के लिए सहायता करता है। विटामिन के की कमी के होने से ही हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। यह प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ का संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ भी क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने के लिए कार्य करता है, मतलब विटामिन के से ही जुड़ा हुआ पदार्थ है। अगला प्रश्न इसका क्या हो जाएगा? तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में शामिल है क्या? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या वसा? तंतु आहार में शामिल है तो तंतु आहार में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज होता है, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि ग्लूकोज से बना होता है। जो तंतु आहार होता है पॉलीसेकेराइड होता है। पहली बात, पॉलीसेकेराइड होता है, सैकेराइड, जो कि पॉलीसेकेराइड होता है, यह ग्लूकोज का बना होता है। किसका बना होता है? तंतु आहार ग्लूकोज का बना होता है। तंतु आहार के रूप में इसे जाना जाता है। पॉलीसेकेराइड को भी, जो कि ग्लूकोज से बना होता है, उसे तंतु आहार के रूप में जाना जाता है। परंतु इसके पाचन के लिए क्या होता है? एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता। किसका? सेल्यूलोज का। एंजाइम इसका उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसमें शरीर का पाचन नहीं हो पाता है। इसलिए आदमी मतलब मनुष्य सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता। मतलब अगर आदमी लकड़ी खाकर रहे तो वह पचा थोड़ी ना सकता है भैया। हमारे शरीर में त्वचा के सतह के लिए मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद जो वसा होती है, जो कि हमारे शरीर में, ये शरीर है, ये त्वचा है मान लीजिए, मतलब वो क्या बोलते हैं इसे, मांस है समझ लीजिए, जो ऊपर का ऊपरी मांस होता है, किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है?
वसा जो होता है मांस के नीचे किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति ना हो पाए, शरीर में अनिवार्य द्रवों की क्षति ना हो पाए, शरीर में लवण की क्षति मतलब कमी ना हो पाए, क्षति मतलब कमी समझ लीजिए, या फिर फ्रक्टोज जीवों का प्रवेश ना हो जाए, मतलब बाहरी जीवों का प्रवेश हमारे शरीर के अंदर ना हो जाए। त्वचा के सतह के नीचे वसा के रूप में विरुद्ध का किस चीज का विरुद्ध मतलब अवरोध करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। शरीर में ऊष्मा की कमी ना हो पाए, इसके कारण वसा जो होती है शरीर के मतलब मांस के अंदर जो वसा होती है त्वचा के अंदर, वह अवरोधक का कार्य करती है कि ऊष्मा की क्षति ना हो पाए। अगला प्रश्न क्या है? आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किसके प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सिलिस समूह के प्राक्कलन के लिए किया जाता है। मतलब प्राक्कलन का मतलब क्या होगा? समीक्षा इसे कहा जा सकता है, समीक्षा करने के लिए किया जा सकता है। तेल में क्षार के तत्व का, तेल में असंतुष्ट होने के कारण, तेल में कार्बोक्सिलिस समूह के द्वारा आयोडीन मान का प्रयोग जिसके लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल में असंतुष्ट। अगला प्रश्न क्या है? सॉरी, यहाँ पर प्रश्न समाप्त हो गया। अच्छा हुआ, मैं इस हिसाब से थक गया था। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर सुझाव देना चाहो कोई तो कोई सुझाव भी दे सकते हो। अब मिलते हैं आपको कोई अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।